हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आपने थंबनेल में देख ही लिया होगा, आज हमारी एमएड एंट्रेंस की क्लास नंबर 4 स्टार्ट होने जा रही है। इससे पहले हमने 3 क्लासेस कर ली हैं। सबसे पहले वाली क्लास में हमने कवर किया था वैदिक काल के बारे में शिक्षा, और फिर सेकंड वीडियो में हमने कवर किया कि बौद्ध काल में शिक्षा कैसी थी। थर्ड वीडियो में हमने किया था मुस्लिम काल के बारे में कि मुस्लिम काल में शिक्षा कैसी रही। और आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा, आज हम उसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपने भी चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तभी मिलेगी तब आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं। अदरवाइज़ हो सकता है कि कोई भी क्लास आपकी मिस हो सकती है। ठीक है, तो अपने अपकमिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए बिल्कुल कॉन्शियस रहिए और प्रिपेयर करते रहिए। टेंशन लेने की कोई ज़रूरत है नहीं सब्जेक्ट एबिलिटी के लिए, तो ठीक है, क्योंकि बहुत ही सारे प्रैक्टिस सेट और जितने भी पॉसिबल हो सकेंगे उतनी प्रैक्टिस मैं आपकी कराऊंगी। तो बने रहना चैनल के साथ और हर एक वीडियो देखना, जो भी वीडियो आती रहेगी। ठीक है भाई, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं हमारा जो आज का टॉपिक है वो है ब्रिटिश काल में शिक्षा। देखिए, ब्रिटिश काल में जो शिक्षा थी उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले तो ये कि ब्रिटिश काल था क्या। देखिए, जो ब्रिटिश काल था, जैसे कि नाम से पता चल रहा है, इसमें अंग्रेज़ों का आधिपत्य था ज़्यादा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं इसमें लिखा हुआ क्या है। ब्रिटिश काल में शिक्षा। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ का पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का आज्ञा पत्र मिला। अब देखिए क्या हुआ था। ब्रिटिश जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिसंबर 1600 में इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ जो थी, उन्हें ये प्रस्ताव मिला था या आज्ञा पत्र मिला कि वो पूर्वी देशों के साथ व्यापार कर सकें। फिर ये कंपनी जो थी वो एक व्यापारिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारिक। बेटा सेकंड, यस। तो ये थी, एक तो ये आप टाइम पीरियड याद रखेंगे 1600। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे महारानी एलिजाबेथ का नाम। फिर है, यह कंपनी मूलतः एक व्यापारिक संस्था थी। कैसी संस्था थी? व्यापारिक, जो भारत में व्यापार करने आई थी। लेकिन परिस्थितिवश क्या हुआ, वो भारत की शासिका बन गई और इस कंपनी के साथ कुछ ईसाई मिशनरियों ने भी भारत में ईसाई धर्म के प्रचार और प्रसार के लिए प्रवेश किया। धीरे धीरे उन्होंने ईसाई धर्म के प्रचार प्रसार के साथ साथ अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार का भी मिशन बनाया। तो क्या हुआ फिर, भारत में ईसाई मिशनरियों के प्रयास से अनेक शिक्षण संस्थाओं की स्थापना हुई। तो इस तरीके से जो था ब्रिटिशर्स का क्या हुआ, जोर रहा। सबसे पहले महारानी एलिजाबेथ, फिर उसके बाद जो है कुछ मिशनरीज भी आए, उन्होंने भी जो है ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार किया। और धीरे धीरे क्या हुआ, ईसाई मिशनरियों के प्रभाव से बहुत सारी शिक्षण संस्थाएं स्थापित हुई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। वेट अ सेकेंड। फिर था ब्रिटिश काल में गुरु शिष्य संबंध की औपचारिक रूप से शुरुआत हुई। औपचारिक का मतलब है फॉर्मल। ठीक है, जैसे कि वैदिक काल में जो गुरु और शिष्य का संबंध हुआ करता था वो पिता और पुत्र जैसा था। लेकिन इसमें क्या हुआ, ब्रिटिश काल में गुरु और शिष्य का जो संबंध था वो एक फॉर्मल बन के रह गया, औपचारिक रूप से बन के रह गया। ठीक है, मतलब जो वैदिक काल में था जैसा, वो वैसा बिल्कुल भी नहीं रहा, फॉर्मेलिटी हो गई बिल्कुल एक तरीके से। फिर और क्या हुआ, देखिए, आदर्शवाद की समाप्ति हो गई ब्रिटिश काल में। ठीक है, आदर्शवाद पर जोर था ना वैदिक काल में, तो यहाँ पर उसकी बिल्कुल समाप्ति हो गई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, फिर व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का प्रारंभ हुआ। पहले किस पर जोर दिया था? वैदिक काल में तो सबसे ज़्यादा जोर दिया गया था अध्यात्म पर, है ना। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, ब्रिटिश काल में व्यावसायिक वोकेशनल एजुकेशन और आपका टेक्नोलॉजी पर ज़्यादा ध्यान दिया गया था। नेक्स्ट है, कृषि कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, तकनीकी शिक्षण संस्थानों की स्थापना भी की गई थी। तो ये जो पॉइंट्स हैं आप याद रखेंगे। गुरु शिष्य संबंध की औपचारिक रूप से शुरुआत, आदर्शवाद की समाप्ति हुई, व्यावसायिक, अगर ये ऑप्शन में आ जाता है कि व्यावसायिक और तकनीकी शिक्षा का आरंभ कब हुआ था, तो वो हुआ आपका ब्रिटिश काल में। ठीक है, नेक्स्ट है फिर, वॉरेन हेस्टिंग्स ने वर्ष 1781 में कलकत्ता मद्रास की
कलकत्ता मदरसा की स्थापना की। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आप याद रखेंगे, ठीक है, कि वॉरेन हेस्टिंग्स ने 1781 में कलकत्ता मदरसा की स्थापना की थी। पूछा गया क्वेश्चन है कि कलकत्ता मदरसा की स्थापना किसने की, ठीक है। नेक्स्ट है फिर वर्ष 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना की। ये क्वेश्चन भी आपका पूछा गया क्वेश्चन है एमएड एंट्रेंस में, ठीक है। तो ये पॉइंट्स आप याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है फिर ईस्ट इंडिया कंपनी ने वर्ष 1813 में शैक्षिक आज्ञापत्र जारी किया। ये ईयर आप याद रखेंगे, ठीक है। कब आज्ञापत्र जारी किया था ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना? 1813 में, जो कि प्रत्येक 10 वर्ष बाद ब्रिटिश संसद के समक्ष नवीनीकरण हेतु भेजा जाता था। अब ये जो साल है ये आप याद रखेंगे कि इसका नवीनीकरण मतलब ये रिन्यू कब होता था, तो ये होता था 10 साल के ड्यूरेशन में। नेक्स्ट है फिर वर्ष 1813 में इस आज्ञा पत्र में धारा 43 जोड़ी गई, जिसमें उल्लेख किया गया कि प्रतिवर्ष कम से कम 1 लाख की धनराशि साहित्य के पुनरुत्थान और उन्नति के लिए दी जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना कि 1813 का जो आज्ञा पत्र था उसमें धारा कौन सी जोड़ी गई थी? धारा 43, ठीक है। और कितनी प्रतिवर्ष आय की बात की गई थी उसमें? कम से कम 1 लाख की धनराशि। उन्होंने कहा था कि जो 1 लाख की धनराशि है वो लिटरेचर के लिए, साहित्य के पुनरुत्थान मतलब लिटरेचर के लिए और उसकी उन्नति के लिए जो है वो खर्च की जाए। तो ये बात इसमें हुई थी। नेक्स्ट है फिर भारतीय विद्वानों को प्रोत्साहित करने के लिए ब्रिटिश और भारतीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक ज्ञान के प्रारंभ और प्रसार के लिए व्यय की जाएगी, ये भी उन्होंने कहा। और इस आज्ञा पत्र में 1 लाख की धनराशि को व्यय करने की विधि निश्चित नहीं थी, लेकिन इस आज्ञा पत्र में उन्होंने ये तो बता दिया कि 1 लाख की धनराशि आपको खर्च करनी है इस काम के लिए, लेकिन जो उन्होंने इसके लिए विधि निश्चित नहीं की कि किस तरीके से करना है और कितने टाइम पीरियड में करना है, ठीक है। अतः एक विवाद उठ खड़ा हुआ और फिर क्या हुआ? उस विवाद के बाद लॉर्ड मैकाले को इसमें सुधार करने का दायित्व दिया गया, ठीक है। अब आ जाता है फिर इसके आगे, देखिए क्या होता है फिर लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र आता है 1835। क्या आता है? लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र, जो कि आपने बीएड में भी बहुत अच्छे से रीड किया होगा, ठीक है। नहीं किया है तो जाके उसको पढ़ लेना, इम्पोर्टेंट है आपके एंट्रेंस के लिए भी। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं। सबसे पहले है लॉर्ड मैकाले का विवरण पत्र 1835। देखिए जो लॉर्ड मैकाले थे वो एक सुयोग्य शिक्षा शास्त्री, राजनीतिज्ञ और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने 10 जून 1834 को गवर्नर जनरल की काउंसिल के कानूनी सदस्य के रूप में कार्य करना शुरू किया था। लॉर्ड मैकाले ऐसे समय में भारत में इस दायित्व को ग्रहण करने आया था जब संपूर्ण अंग्रेज जाति अपने पराभव पर थी। तत्कालीन गवर्नर जनरल विलियम बेंटिक ने लॉर्ड मैकाले को लोक शिक्षा समिति का सभापति नियुक्त किया गया था। अब देखिए ये जो लाइन आई है, लोकसभा समिति के सदस्य ये नियुक्त किए गए थे, ये वाला, ठीक है, लोक शिक्षा समिति के सदस्य। और उसे वर्ष 1813 के आज्ञा पत्र के प्राच्य पाश्चात्य विवाद और स्वीकृत 1 लाख की धनराशि को व्यय करने के लिए कानूनी सलाह देने का महत्वपूर्ण कार्य सौंपा गया था। देखिए जो लॉर्ड मैकाले थे उन्हें क्या काम सौंपा गया था कि जो 1813 के आज्ञा पत्र में 1 लाख की धनराशि को लिटरेचर के ऊपर खर्च करने की बात की गई थी, उन्हें ये काम सौंपा गया कि उस धनराशि को किस तरीके से खर्च किया जाए, किस डायरेक्शन में उसको सही खर्च किया जाए और कितने टाइम पीरियड के अंदर। तो ये उनसे कानूनी सलाह मांगी गई थी लॉर्ड मैकाले से, ठीक है। ये चीज़ आप याद रखेंगे। अब उसके बाद देखिए फिर क्या होता है, एक लाइन इसमें आई है प्राच्य पाश्चात्य विवाद। अब देखिए क्या है प्राच्य और पाश्चात्य विवाद। प्राच्य जो वर्ड है ये आपने बीएड में और पाश्चात्य वर्ड भी बीएड में सुना होगा, सुना क्या, पढ़ा भी होगा अच्छे से, ठीक है। चलिए नहीं पता है तो मैं बता देती हूँ।
जो प्राच्यवादी थे वो थे भारतीय, और पाश्चात्य जो था, पाश्चात्य से मतलब है जो ब्रिटिशर्स या अंग्रेज हुआ करते थे। ठीक है, ओरिएंटलिस्ट और एंजलिस्टिस, ये आपने पढ़ा भी होगा। चलिए नेक्स्ट पेज पर देख लेते हैं फिर, वेट अ सेकेंड। फिर देखिए क्या हुआ, मैकाले के विवरण पत्र में 43वीं धारा की व्याख्या। अब उन्होंने व्याख्या कैसे की इसकी, लॉर्ड मैकाले ने अपने विवरण पत्र में 1813 के आज्ञा पत्र की 43वीं धारा की व्याख्या किस प्रकार की थी। सबसे पहले तो उन्होंने ये कहा कि साहित्य शब्द के अंतर्गत केवल अरबी और संस्कृत साहित्य ही नहीं अपितु अंग्रेजी साहित्य भी शामिल किया जा सकता है। अब एक चीज़ देखिए आप यहाँ पर, जो मैकाले थे उन्होंने किस पर जोर दिया, अंग्रेजी पर, क्योंकि वो क्या थे, ब्रिटिशर्स थे, है ना। तो उन्होंने ये कहा कि अरबी और संस्कृत का साहित्य ही नहीं बल्कि अंग्रेजी जो लिटरेचर है, जो इंग्लिश लिटरेचर है, उसको भी ऐड किया जाए। फिर दूसरी बात उन्होंने क्या कही अपनी व्याख्या में, दूसरी बात उन्होंने ये कही कि 1 लाख की धनराशि व्यय करने के लिए सरकार पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इस धनराशि को सरकार अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी प्रकार व्यय कर सकती है। मतलब कि इस पर गवर्नमेंट पर इसका कोई भी जोर नहीं है, बल्कि जो सरकार है वो अपनी इच्छा के अनुसार उसको खर्च कर सकती है। ठीक है, तो गवर्नमेंट पर इसकी कोई बाउंडेशन नहीं थी। नेक्स्ट देखिए फिर इन्होंने क्या कहा, वेट अ सेकेंड। एक बात और इन्होंने कही अपने आज्ञा पत्र में जो इन्होंने व्याख्या की थी। तीसरी बात इन्होंने ये बोली कि भारतीय विद्वान मौलवी और संस्कृत के पंडित के अलावा अंग्रेजी भाषा और साहित्य का विद्वान भी हो सकता है। तो इन्होंने भी किस पर जोर दिया, ज़्यादा इंग्लिश पर जोर दिया। ठीक है, इंग्लिश पर और इंग्लिश साहित्य पर। अब देखिए अंग्रेजी के पक्ष में जो तर्क थे इनके, वो देख लेते हैं। भारतीय भाषाओं की निरर्थकता सिद्ध करने के पश्चात लॉर्ड मैकाले ने अरबी, फारसी, संस्कृत की अपेक्षा अंग्रेजी को कहीं अधिक उच्च स्थान देते हुए कहा। देखिए जो ये थे लॉर्ड मैकाले, उन्होंने सबसे ज़्यादा अंग्रेजी पर जोर दिया था और उन्होंने अरबी, फारसी या भारतीय भाषाओं की क्या की थी, एक तरीके से ये कह दो कि निरर्थक ये कह दो कि उसको अर्थहीन बता दिया था, मीनिंगलेस बता दिया था। ठीक है, और उन्होंने ये कहा कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की एक अलमारी का साहित्य भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य से कम महत्वपूर्ण नहीं है। मतलब कि मैकाले ने पूरा जोर जो दिया वो इंग्लिश लिटरेचर पर दिया, और उन्होंने ये तक कह दिया कि एक अच्छे यूरोपीय पुस्तकालय की जो एक अलमारी की पुस्तकें हैं वो भारत और अरब के संपूर्ण साहित्य के बराबर हैं। ठीक है भाई, इस लाइन को आप याद रखेंगे क्योंकि ये कई बार पूछी गई है। ऐसे लाइन दे देगा और पूछेगा कि ये लाइन किसके द्वारा कही गई है, लॉर्ड मैकाले या वुड, किसी का भी नाम दे देगा, तो ये आप याद रखेंगे कि ये लॉर्ड मैकाले ने ये बोला था। नेक्स्ट देखते हैं फिर, विवरण पत्र को विलियम बेंटिक की स्वीकृति। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने 2 मार्च 1835 को मैकाले के विवरण पत्र को स्वीकृति प्रदान करके पाश्चात्यवादी स्वरूप और शिक्षा प्रयासों पर मोहर लगा दी थी। ठीक है भाई, ये टाइम पीरियड आप याद रखेंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने मैकाले का जो विवरण पत्र था उसको स्वीकृति कब दी। दूसरी चीज़, इस प्रकार यह ब्रिटिश सरकार की प्रथम शिक्षा नीति के रूप में एक ऐतिहासिक मील का पत्थर बन गया। अब देखिए बिल्कुल क्या हुआ था कि अंग्रेजी शिक्षा पूरी तरह से उसका वर्चस्व हो गया था यहाँ पर, क्योंकि विलियम बेंटिक ने भी जो है इसको स्वीकृति दे दी थी, तो पूरी तरीके से ये कह दो कि अंग्रेजी शिक्षा का जोर स्थापित हो गया था यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं फिर। अब क्या हुआ, विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या क्या प्रभाव पड़े वो देख लेते हैं। सबसे पहले तो ये कि ब्रिटिश सरकार का मुख्य उद्देश्य भारतीयों में यूरोपीय साहित्य और विज्ञान का प्रचार करना था। दूसरी चीज़, प्राच्य विद्यालयों को ना तो समाप्त किया जाएगा ना ही उनको बहिष्कृत किया जाएगा। उन्होंने ये बोल दिया था कि जो प्राच्यवादी विद्यालय हैं जो अंग्रेजों द्वारा खोले गए थे उनको ना तो समाप्त किया जाए ना उनका किसी भी तरीके से बहिष्कार किया जाए। थर्ड पॉइंट देख लेते हैं, उपर्युक्त स्थितियों के बाद
उपयुक्त स्थितियों के बाद भी जो शेष धनराशि बचेगी उसका प्रयोग भारतीयों में अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से अंग्रेजी साहित्य और विज्ञान के प्रसार या प्रचार करने में व्यय किया जाएगा। उन्होंने ये कहा कि जो 1 लाख की धनराशि की बात की गई थी मैकाले के विवरण पत्र में, कि अगर उसमें से अगर फिर भी कोई धनराशि बच जाती है तो उसको भी सिर्फ इंग्लिश लिटरेचर पर ही लगाया जाए। अब ये तो बात हुई मैकाले के विवरण पत्र और उसकी स्वीकृति की, ठीक है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके बाद कौन सा आपका घोषणा पत्र आया था। वो था आपका वुड का घोषणा पत्र 1854। ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले तो देख लेते हैं ये था क्या। वर्ष 1853 को आधुनिक भारतीय शिक्षा के विकास की किशोरावस्था की संज्ञा प्रदान की जा सकती है, क्योंकि इसी वर्ष ईस्ट इंडिया कंपनी के आज्ञा पत्र के नवीनीकरण के समय ब्रिटिश संसद ने भारत में कंपनी द्वारा किए गए शिक्षा प्रयासों को अत्यधिक व्यापक बनाने पर जोर दिया। ब्रिटिश संसद को यह अनुभूति हो चुकी थी कि भारतीय शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किया जाना चाहिए और एक स्थायी नीति का निर्माण किया जाना चाहिए, ठीक है। जो वुड घोषणा पत्र का ये टाइम पीरियड है ये आप याद रखेंगे 1854। दूसरी चीज़ आप याद रखेंगे कि इसे वुड डिस्पैच या फिर चार्ल्स वुड का घोषणा पत्र या फिर अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। बहुत ज़्यादा ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा किसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। इसलिए ब्रिटिश संसद ने एक संसदीय समिति नियुक्त की और इस समिति द्वारा प्रस्तुत कुछ आधारभूत सिद्धांतों के आधार पर वर्ष 1854 में शिक्षा संबंधी एक घोषणा पत्र प्रस्तुत किया गया, जिसे संचालन समिति के अध्यक्ष के नाम पर, चार्ल्स वुड के नाम पर, वुड का घोषणा पत्र या फिर वुड डिस्पैच कहा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है फिर इस घोषणा पत्र के प्रकाशित होने के बाद भारत में आधुनिक अंग्रेजी शिक्षा स्वरूप को राजनीतिक मान्यता भी मिल गई थी, ठीक है। कब मिली इसको? पॉलिटिकल जो परमिशन मिली पॉलिटिकली वो मिली वुड के घोषणा पत्र के बाद। इस अभिप्राय से चार्ल्स वुड के घोषणा पत्र को भारत में अंग्रेजी शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है, ठीक है। ये आप याद रखेंगे। अब देखिए वुड के जो घोषणा पत्र था उसमें कुछ सिफारिशें भी की गई थी, वो मैं आपको बता देती हूँ कौन कौन सी थी। आप सुन लीजिए, इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है पर फिर भी सुन लीजिए। एक तो उन्होंने ये बात कही थी कि भारत के 5 राज्यों में लोक शिक्षा विभाग की स्थापना की जाए। दूसरी बात उन्होंने कही कि जो शिक्षा का माध्यम हो वह अंग्रेजी हो। फिर तीसरी चीज़ उन्होंने कही कि राज्य के पदों के लिए योग्य व्यक्तियों को तैयार किया जाए और सभी भारतीय भाषाओं में उचित पाठ्य पुस्तकों का प्रबंध किया जाए। नारी शिक्षा के प्रसार के लिए भी उन्होंने कहा कि विमेन एजुकेशन के लिए जो है ग्रांट सिस्टम चलाया जाए, उनको स्कॉलरशिप वगैरह भी दी जाए। और फिर उन्होंने ये भी बोला कि भारत के नागरिकों का मानसिक और चारित्रिक विकास भी किया जाए। और इस पत्र में बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास में उच्च शिक्षा के लिए विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा भी की गई और अध्यापकों के प्रशिक्षण की कक्षाएं आरंभ की जाएं। उन्होंने ये कहा कि टीचर ट्रेनिंग के लिए एफर्ट्स भी किए जाएं, ठीक है। तो इसी के साथ जो है ये हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। और आज की क्लास में मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन नहीं लिए हैं, ठीक है। वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती। नेक्स्ट वाली वीडियो में हम इसके प्रैक्टिस क्वेश्चन लेके आएंगे बहुत सारे। चलिए एक बार वीडियो को समराइज़ कर लेते हैं। सबसे पहले तो मैंने बात की थी कि ब्रिटिश काल में शिक्षा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया कि ये आप याद रखेंगे कलकत्ता मद्रास की स्थापना और बनारस संस्कृत कॉलेज की स्थापना। फिर तीसरी बात हमने की ईस्ट इंडिया कंपनी ने जैसे जैसे अंग्रेजी शिक्षा पर जोर दिया कि वो कैसे कैसे हुआ। फिर हमने लॉर्ड मैकाले के घोषणा पत्र की बात की। फिर हमने बात की कि उसमें 43वीं धारा की व्याख्या कैसे कैसे की थी मैकाले ने, ठीक है। फिर हमने बात की कि अंग्रेजी शिक्षा के पक्ष में उन्होंने अपने क्या तर्क दिए थे। फिर हमने बात की कि विवरण पत्र को विलियम बेंटिक की जो स्वीकृति मिली वो कब मिली और किस आधार पर मिली। फिर हमने बात की विवरण पत्र का भारतीय शिक्षा पर क्या प्रभाव रहा। फिर वुड के घोषणा पत्र की हमने बात की।
फिर हमने बात की कि वुड के घोषणा पत्र की कुछ सिफारिशें क्या थी, जो कि मैंने आपको अभी अभी बताई हैं। ठीक है, ये सारे ही पॉइंट्स जो हैं आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ऐड किए गए हैं, सारे फैक्चुअल हैं, ये आप याद रखेंगे। स्पेशली जो हाईलाइटेड पॉइंट है वो तो आपको ज़रूर ही याद रखने हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसी टॉपिक से रिलेटेड ये जो मैंने आपके आज डिस्कस किए हैं ब्रिटिश काल में शिक्षा, इसी के सारे प्रैक्टिस क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है भाई, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना ताकि आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुंच सके। ओके गाइज, हैव अ गुड डे, बाय बाय।